संपूर्ण क्रांति यह एक भाषण है जो कि दिया गया है जयप्रकाश नारायण के द्वारा। वे कहते हैं कि बिहार प्रदेश छात्र संघर्ष समिति के मेरे युवक साथियों, बिहार प्रदेश के असंख्य नागरिक भाइयों और बहनों, मतलब कि वे जो है जब वे ये भाषण दे रहे थे तो वहाँ बैठे जो भी लोग थे उनको वे संबोधित करते हुए ये शब्द कहते हैं। इसके आगे वे कहते हैं कि अभी अभी रेणु जी ने जो कविता पढ़ी, अनुरोध तो वास्तव में उनका था, सुनाना तो वह चाहते थे। मुझसे पूछा गया कि वह कविता सुना दे या नहीं, मैंने स्वीकार किया। यानी कि जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि रेणु जी जो है वो कविता सुनाना चाहती थी और वो मुझसे अनुरोध की कि वे कविता सुनाए कि ना सुनाए। तो मैंने कह दिया कि हाँ, क्यों नहीं। लेकिन उसने बहुत सारी स्मृतियाँ और अभी हाल की बहुत दुखद स्मृतियों को जागृत कर दिया। यानी कि रेणु जी ने जो कविता सुनाया उससे जो है बहुत सारे जयप्रकाश नारायण की स्मृतियाँ जो है वापस लौट आई। बहुत सारे जो उनके जीवन में दुखद घटना घटी थी वो फिर से जागृत हो गई। इससे हृदय भर उठा है। आपको शायद मालूम ना होगा कि जब मैं वेल्लोर अस्पताल के लिए रवाना हुआ था तो जाते समय मद्रास में 2 दिन अपने मित्र श्री ईश्वर अय्यर के साथ रुका था। जयप्रकाश नारायण जो है यहाँ पे दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर के बारे में कहते हैं कि उन्हें जो है वे मद्रास क्यों गए हुए थे, वेल्लोर अस्पताल वे क्यों गए, वे आगे की पंक्तियों में यहाँ बताते हैं। वहाँ दिनकर जी गंगा बाबू मिलने आए थे, बल्कि गंगा बाबू तो साथ ही रहते थे और दिनकर जी भी वहाँ बहुत प्रसन्न दिखे। उन्होंने अभी हाल की अपनी कुछ कविताएं सुनाई और मुझसे कहा कि आपने जो आंदोलन शुरू किया है, जितनी मेरी आशाएं आपसे लगी थी उन सब की पूर्ति आपके इस आंदोलन में, इस नए आवाहन में देश के तरुणों का आपने जो किया है मैं देखता हूँ। मतलब जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि वे जो है वेल्लोर अस्पताल गए हुए थे तो वहाँ पर वे ईश्वर अय्यर के साथ उनके मित्र थे, वहाँ रुके। फिर वहाँ पर उन्हें जो है रामधारी सिंह दिनकर भी मिले, गंगा बाबू भी उनसे मिलने आए जो कि बहुत प्रसन्न थे। और साथ ही जो है रामधारी सिंह दिनकर ने उनकी मतलब जयप्रकाश नारायण की तारीफ भी की कि आपने जो ये संपूर्ण क्रांति आंदोलन शुरू किया है, जितनी मेरी आशाएं आपसे लगी है, मतलब कि मुझे पूरा भरोसा है कि जो है कि आप इस क्रांति में सफल होंगे। अब मेरे मुंह से आप हुंकार नहीं सुनेंगे, लेकिन जो कुछ विचार मैं आपसे कहता हूँ, यानी कि यहाँ पे जयप्रकाश नारायण सभा को संबोधित कर रहे हैं कि मेरे मुंह से हुंकार नहीं निकलेगा, लेकिन जो कुछ विचार मैं आपसे कहता हूँ वे विचार हुंकार से भरे होंगे। यानी कि मेरे मुंह से हुंकार तो नहीं निकलेगा, लेकिन जो भी मैं विचार आपसे कहूँगा वो हुंकार से भी कम नहीं होंगे। क्रांतिकारी वे विचार होंगे जिन पर अमल करना आसान नहीं होगा, अमल करने के लिए बलिदान करना होगा। यानी कि जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि मेरे जो विचार होंगे वो हुंकार नहीं होंगे, लेकिन हुंकार से कम भी नहीं होंगे। मेरे जो विचार होंगे उन पर अमल करना आसान नहीं होगा, लेकिन क्योंकि अमल करने के लिए बलिदान करना होगा, कष्ट सहना होगा, गोली और लाठियों का सामना करना होगा और जेलों को भरना होगा, जमीनों की कुर्कियां होगी, यह सब होगा। यह क्रांति है मित्रों, और संपूर्ण क्रांति है। ये कोई विधानसभा के विघटन का ही आंदोलन नहीं है, वह तो एक मंजिल है जो रास्ते में है, दूर जाना है, दूर जाना है। इसके बाद वे पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बोलते हैं के शब्दों में कि अभी न जाने कितनों मीलों इस देश की जनता को जाना है उस स्वराज को प्राप्त करने के लिए जिसके लिए देश के हजारों लाखों जवानों ने कुर्बानियां दी है, जिसके लिए सरदार भगत सिंह, उनके साथी बंगाल के सारे क्रांतिकारी साथी, महाराष्ट्र के साथी, देश भर के क्रांतिकारी सभी गोली का निशाना बने।
यानी लेखक कहते हैं कि हम जो स्वराज चाहते थे कि लोकतंत्र जो है लोगों का, लोगों द्वारा किया गया, लोगों के लिए शासन होता है, इसमें जो है सरकार, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हाँ सरकार भी अपना योगदान देगी, लेकिन सिर्फ जनता की भलाई के लिए। लेकिन वो चीज़ जो है अभी देखने को नहीं मिल रहा है। जो स्वराज हम चाहते थे वह स्वराज हमें नहीं मिल रहा है। जिस स्वराज को प्राप्त करने के लिए सरदार भगत सिंह, उनके साथ ही बंगाल के क्रांतिकारी, महाराष्ट्र के साथ ही देश भर के क्रांतिकारी सभी गोली का निशान बनने, वो स्वराज अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुआ है और वो स्वराज हमें किसी भी कीमत पर प्राप्त करना है। लेकिन आज 27-28 वर्ष के बाद का जो स्वराज है उसमें जनता कराह रही है। मतलब जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि अभी भी देश की स्थिति बदली नहीं है। आज़ादी के पहले जो लोगों की स्थिति थी, लोग भूखमरी से मर रही थी, महंगाई से पीड़ित थी, आज भी लोग उसी स्थिति का सामना कर रही है। अभी भी भूख है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, कोई काम जनता का बिना रिश्वत के नहीं निकलता। सरकारी दफ्तरों में, बैंकों में, हर जगह टिकट लेना है, उसमें जहाँ भी हो रिश्वत के बगैर काम नहीं जनता का होता। इस प्रकार के अन्याय के नीचे जनता दब रही है, शिक्षा संस्थाएं भ्रष्ट हो रही है, हजारों नौजवानों का भविष्य अंधेरे में पड़ा हुआ है, जीवन उनका नष्ट हो रहा है। शिक्षा दी जाती है, किस चीज़ की शिक्षा? गुलामी की शिक्षा। तो यहाँ जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि जो हाल आज़ादी के पहले था, लोग भूखमरी से मर रही थी, वही हाल अभी भी है। आज भी भूखमरी है, आज भी महंगाई है, अभी भी जनता की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है और हमें आज वो बदलाव लाना है। आज भी जनता का कोई भी काम बिना रिश्वत के नहीं निकल रहा है। जहाँ भी जाओ, चाहे वो शिक्षा संस्थाएं हो, बैंक हो, दफ्तर हो, सभी जगह पैसे मांगे जा रहे हैं। अगर उन्हें शिक्षा दी जा रही है तो गुलामी की शिक्षा दी जा रही है कि तुम मेरा गुलामी करो। शिक्षा पा करके दर दर ठोकरे खाना नौकरी के, अगर शिक्षा मिल भी गई किसी तरह से तो अब उसे नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरियां मिलती ही नहीं। दिन पर दिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, गरीब की बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। गरीबी हटाओ के नारे जरूर लगते हैं, लेकिन गरीबी बढ़ी है पिछले वर्षों में। तो मित्रों, आज की स्थिति यह है और इस स्थिति में वहाँ दिनकर जी ने कुछ हमें अपने शब्द में सुनाए, बड़े हृदय ग्राही थे। यानी कि जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि जब वे वेल्लोर गए थे तो वहाँ पर उन्हें रामधारी सिंह दिनकर, गंगा बाबू सब मिले थे। तो वहाँ पे जो शब्द रामधारी सिंह दिनकर ने कहा वो जो है दिल को छूने वाले थे। क्या कहा? और उसी रात जब विदा हुए, उसी रात को हमारे मित्र रामनाथ जी गोयनका, जो कि इंडियन एक्सप्रेस के मालिक थे, के घर पर वो मेहमान थे। यानी कि जिस दिन ये बात रामधारी सिंह दिनकर ने जयप्रकाश नारायण को कहा था, उसी दिन उनकी मृत्यु हो गई थी। और वे रामनाथ जी गोयनका के यहाँ मेहमान बन के आए थे। कौन? रामधारी सिंह दिनकर। रात को दिल का दौरा पड़ा। किसे? रामधारी सिंह दिनकर को रात को जो है दिल का दौरा पड़ा। 3 मिनट में उनको अस्पताल पहुंचाया गया गोयनका जी ने, 3 मिनट में। मतलब यहाँ पर जो है मतलब यहाँ 3 मिनट में 2 बार प्रयोग किया गया है रामधारी जयप्रकाश नारायण के द्वारा। इसका मतलब यह हुआ कि उसे मात्र 3 मिनट में ले जाया गया। आप समझ सकते हैं कि मात्र 3 मिनट में उसे अस्पताल ले जाया गया और उनकी मृत्यु हो गई। अगर वो बिहार में होते तो पता नहीं आधा पौने 1 घंटा लग जाता उन्हें अस्पताल पहुंचने में, और शायद हमें दुख भी होता कि अगर उन्हें सही समय पर अस्पताल पहुंचाया गया होता तो शायद वे जीवित बच पाते। लेकिन यहाँ तो दुख का भी मौका नहीं था कि उसे सही समय पर अस्पताल नहीं ले जाया गया। उन्हें मात्र 3 मिनट में अस्पताल ले जाया गया और फिर भी उनकी मृत्यु हो गई। विलिंगडन नर्सिंग होम शायद उसे कहते हैं, उस अस्पताल का नाम था। सारा इंतजाम था वहाँ पर। पटना का अस्पताल तो पता नहीं 3 घंटे में भी तैयार ना हो पाता, और यहाँ पर जो है 3 मिनट में मात्र उसे
अस्पताल ले जाया गया। सभी डॉक्टर सब तरह के औजार लेकर के तैयार थे, लेकिन दिनकर जी का हार्ट फिर से जिंदा नहीं हो पाया। उसी रात उनका निधन हो गया। ऐसी चोट लगी उनकी, यह कविता सुन के उनका वह सुंदर सौम्य जोशीला चेहरा याद आ गया। आज लगता है हमारे दो मित्रों की कितनी कमी है। आज भाई बेनीपुरी जी होते, उनकी लेखनी में जो ताकत थी, आज के जुलूस का, आज के इस सभा का जो वर्णन वह देते, एक एक शब्द में अंगार होते। यानी कि यहाँ पर जयप्रकाश नारायण जो है अपने मित्रों की कमी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर और रामवृक्ष बेनीपुरी दोनों बहुत अच्छी लेखनी करते थे, और वे कहते हैं कि अगर ये भाषण सुन रहे होते तो वो उनके जो वे कविताएं जो रचते वो अंगार से भरे होते। आज दिनकर जी जो कविता लिखते नए भारत के नव निर्माण के लिए, जो देश के युवकों और छात्रों और देश के साधारण व्यक्तियों, नर और नारियों के द्वारा आज से हो रहा है, प्रारंभ हो गया है, वह कविता शायद इस नवीन क्रांति का एक अमर साहित्य बन जाती। लेकिन आज दोनों ही नहीं है, न दिनकर जी और न बेनीपुरी जी। तो यहाँ पे जयप्रकाश नारायण जो है वो रामधारी सिंह दिनकर और बेनीपुरी जी की, रामवृक्ष बेनीपुरी जी की कमी महसूस कर रहे हैं। तो मित्रों, ये स्मृतियाँ जगी है और इनका भार हृदय, और ये स्मृतियाँ कहाँ जगी है कि रामवृक्ष बेनीपुरी, इनकी स्मृतियाँ जगी है रेणु जी का भाषण सुन के। आई थिंक रेणु जी का भाषण सुन के। तो मित्रों, ये स्मृतियाँ जगी हैं और इनका भार हृदय पर है। मैं तो थक गया हूँ, लेकिन आज बड़ी भारी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर आई है, और मैंने इस जिम्मेदारी को अपनी तरफ से मांग करके नहीं लिया है। मतलब कि उन्हें जो ये संपूर्ण क्रांति करने की जिम्मेदारी दी गई है, हालांकि जयप्रकाश नारायण इस जिम्मेदारी को उठाना नहीं चाहते थे, लेकिन बार बार छात्रों के द्वारा आह्वान किया गया कि नहीं जयप्रकाश नारायण जी, प्लीज़ आप मेरे आह्वान को स्वीकार कीजिए। तो उन्हें जो है ना चाहते हुए भी इस आह्वान को स्वीकार करना पड़ा। तरुणों से, छात्रों से बराबर कहता रहा। जब पहला हमने आह्वान किया था यूथ फॉर डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र में युवकों का क्या रोल है, यूथ फॉर डेमोक्रेसी का मतलब लोकतंत्र में युवक का क्या रोल होना चाहिए, यह हमने जो बताया था उनमें लिखा था कि उसके बाद बराबर कहता रहा हूँ, संचालन समिति में बहस करता रहा हूँ, हम बूढ़े हो गए हैं, हमारी सलाह लीजिए, हम दूसरी पीढ़ी के हो गए हैं, आप नई पीढ़ी के लोग हैं, देश का भविष्य आपके हाथों में है, आपके अंदर उत्साह है, शक्ति है, जवानी है आपके अंदर, आप नेता बनिए। मतलब जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि अब तो हम बूढ़े हो गए हैं, अब तो देश का भविष्य नौजवानों के हाथों में है, आगे चल कर के उन्हीं के हाथों में सारे देश की जिम्मेदारी आने वाली है। तो आप आगे आइए, आप देश के लिए लड़िए, देश के लिए बलिदान दीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं दूंगा, यानी जयप्रकाश नारायण खुद बोलते हैं मैं नहीं दूंगा, मैं भी साथ रहूंगा, लेकिन पीछे पीछे आपको सिर्फ मार्गदर्शन दूंगा।